नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट बायोलॉजी के 136 क्वेश्चन को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, जो आपके आगे आने वाले 68th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और इसके सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो डार्विन के द्वारा लिखा गया है। जो डार्विन है इनका संबंध इंग्लैंड देश से है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो डार्विन इसके राइटर हैं। उसके बाद देखिए, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का करता है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय से स्रावित होता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे प्रेरित इंसुलिन ही करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, इसमें से कौन आपके एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन और सल्फाडायोजिन, ये दोनों आपके एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन और सल्फाडायोजिन। तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो एंटीबायोटिक है इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार में किया जाता है। ये पूछा आपसे जा सकता है कि जो इंसुलिन है इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ होता है? तो बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के खिलाफ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्ता कार्बोहाइड्रेट है? अगर यहाँ पर हम मुख्ता काट देते तो क्या आंसर हो जाता? तो सभी हो जाता है, लेकिन आपसे पूछा है मुख्ता, ठीक है। तो इसमें मुख्ता कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो चावल हो जाएगा, चावल हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कीट संवर्धन क्या है? कीट के संवर्धन को क्या बोला जाता है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो है कीट संवर्धन कहलाता है। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो डीएनए संरचना का अध्ययन है जेनेटिक्स में, ठीक है। डीएनए की संरचना का अध्ययन है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि पराध्वनि तरंगे का इस्तेमाल किया जाता है। जो अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ पर पराध्वनि तरंगे का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो इसमें से सच्चा फल कौन नहीं है? अंगूर, खजूर, आलू बुखारा, ये तीनों आपके सच्चा फल हैं, जबकि सेब जो है सच्चा फल नहीं है। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा जो है कुछ अन्य भाग शामिल हो तो ऐसे फल को असत फल बोला जाता है। सेब, काजू और नाशपाती, ये तीनों आपके असत फल हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से एक है। बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? इन सभी को क्या बोला जाता है? तो अनावृत बीजी बोला जाता है, अनावृत बीजी बोला जाता है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो लौंग जो है पौधे के शुष्क पुष्प कली से मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लौंग जो है शुष्क पुष्प कली से मिलता है। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। और लौंग के बारे में याद रखिएगा कि लौंग जो है सदाबहार वृक्ष है। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग एक मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या बताया गया? शुष्क पुष्प कली है, और जो किससे प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक जो है तना है, जड़ नहीं, क्योंकि उसका पीछे क्या कारण है? क्योंकि अदरक में जो है नोड और इंटरनोड होते हैं, नोड और इंटरनोड होते हैं, जिनको
नोड और इंटरनोड पता नहीं है तो आप लोग गूगल पर जाइए और जाकर सर्च मारिए एक बार। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि परागन की सुपरिभाषा है। जो परागन है उसकी सबसे अच्छा परिभाषा क्या है? तो परागन कण का पराग केसर से क्लेम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को जो है परागन बोला जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि परागन में पुष्प के पराग केसर के पराग कण का ट्रांसफ़र होकर पुष्प के स्त्री केसर या क्लोम छिद्र तक पहुँचते हैं। इस क्रिया को जो है परागन बोला जाता है। पादप कली है। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है, एक भ्रूणीय पत्ती है, एक भ्रूणपोष है, एक बीज है। तो क्या है? पादप कली जो है एक भ्रूणीय टहनी है, एक भ्रूणीय टहनी है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? जो भी पौधा नमक युक्त मिट्टी में उगता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे हेलोफाइट बोला जाता है। उसे जो है हेलोफाइट बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को कहते हैं। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या बोला जाता है? तो लवण मृदुविद बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से जो है किसकी निगरानी के लिए उपयोग में किया जाता है? ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसका निगरानी के लिए इस्तेमाल में किया जाता है? तो ईईजी जो है मस्तिष्क का किया जाता है। फिर से बोलते हैं, ईईजी जो है मस्तिष्क का किया जाता है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। अगर मांसपेशी में दर्द है उसका उपचार के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, किस रे का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है। इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जो जीव है उनमें अत्यधिक विविधता के पीछे कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन उसके पीछे कारण है। उत्परिवर्तन उसके पीछे कारण है। आप लोग यहाँ पर इसे पढ़ लीजिएगा। ये आपके न्यू डार्विनवाद का सिद्धांत है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? जो मेंडल साहब हैं, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है लैंगिक जनन पर आधारित है। लैंगिक जनन पर आधारित है। डीएनए की खोज किसने की है? तो डीएनए की खोज जो है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा नहीं किया गया है। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ बिलिंकन्स तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों के द्वारा जो है 1953 में डीएनए का कुंडलीकरण विन्यास पहली बार प्रस्तुत किया गया था। जबकि डीएनए का खोज जो है फ्रेडरिक मिस्र के द्वारा किया गया। फिर से बोलते हैं, डीएनए का खोज जो है फ्रेडरिक मिस्र के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? आप लोग सोच के बताइए। एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। तो कौन आपके उत्तरदायी है? डीएनए। ठीक है, डीएनए उत्तरदायी है। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। किस रूप में जमा होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो आपको याद रखना है कि यकृत और मांसपेशियों, यकृत किसको बोलते हैं? तो लीवर को, जिसको एकदम ठेठ भाषा में बोलते हैं क्रेजी। ठीक है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे सिर्फ पूछेगा कि यकृत में ऊर्जा जमा होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी होता है मानव शरीर में। ठीक है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है तो उसे कौन सा विटामिन बोला जाता है? तो उसे विटामिन के बोला जाता है। विटामिन के जो है
रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? किस विटामिन को जो है अर्गोकैल्सिफेरॉल बोला जाता है? तो विटामिन D2 को जो है अर्गोकैल्सिफेरॉल बोला जाता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो है सूखा रोग एवं रिकेट्स हो जाता है। सूखा रोग या रिकेट्स जो है विटामिन D2 की कमी से बच्चों में हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन भंडारित होता है, तो कहाँ पर भंडारित होता है? आप लोग सोच के बताइए। यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, किडनी में, तो कहाँ पर आपके जमा होता है? मानव शरीर में जो विटामिन है आपके लीवर में, यकृत में जमा होता है। ठीक है, लीवर यकृत में जमा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? इसमें से देखिए कौन सा जो युग्म है वो सुम्मिलित नहीं है। रेटिनॉल, जीरोप्लेथेमिया, ठीक बात है। टोकोफेरॉल, बेरी बेरी, तो आपके जो टेकोफेरॉल है बेरी बेरी ये आपकी गलत है। ठीक है, ये आपके गलत है। उसके बाद है साइनोकोबालेमिन, रक्त आल्पता, ये आपके ठीक है। आर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स, ये भी आपके ठीक है। तो गलत कौन है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोप्लेथेमिया रोग होता है। साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता एनीमिया, जो रक्त अल्पता है इसे एनीमिया बोला जाता है। जबकि विटामिन डी को जो है कोलिकैल्सिफेरॉल D3 तथा अर्गोकैल्सिफेरॉल D2 को बोला जाता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग आपके होते हैं, जबकि बेरी बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरॉल की कमी से। ठीक है, जो टोकोफेरॉल है इसे विटामिन ई बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो देखिए आपके कौन आपके सही सुमेल नहीं है। विटामिन B1 संतरा, तो ठीक है। विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूँ अंकुर तेल, विटामिन के, ये सारे आपके सही सुमेलित है। ठीक है, इसमें से कोई भी आपके गलत सुमेलित नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, उसका नाम क्या है? जिस भी विटामिन में आपके कोबाल्ट होता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो विटामिन B12 बोला जाता है। विटामिन B12 बोला जाता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो कितना होता है? तो अगर कोई व्यक्ति 70 किलो का है तो उसका 7% लगभग जो है 5 से 6 लीटर होता है। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है। अगर कोई 70 किलो का व्यक्ति है तो 5 से 6 लीटर आपको उसमें रक्त होता है, ब्लड उसमें होता है। लेकिन महिलाओं के शरीर में थोड़ा कम होता है पुरुष के मुकाबले। उसके बाद नेक्स्ट है आधान। ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH में भी संगत होना चाहिए। ठीक है, RH फैक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, RH में भी आपके संगत होना चाहिए, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। जो लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? मेढक में आप लोग देखिएगा कि ब्लड लाल होता है। केचुआ, इसमें आप लोगों ने लाल ब्लड कभी भी नहीं देखा होगा। सर्प को लाल ब्लड होता है। मोर, इसमें भी आपके लाल खून होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? तो केचुआ है, जिसे किसान का मित्र भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब का मापक यंत्र कौन है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर है। स्फिग्नोमैनोमीटर है, 120/80 होता है। ठीक है, 120/80 होता है। सॉरी, जो आपके रक्त दाब है उसका मापन यंत्र कौन है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर है। और इसमें आपको याद रखना जो प्रकुंचन है 120 होता है, प्रकुंचन 120 होता है, और जो प्रसारण दाब है वो आपके 80 होता है। उसके बाद है कि किडनी में प्रति मिनट
औसत रक्त प्रवाह होता है। जो किडनी का काम क्या है, जो किडनी का काम है ब्लड को साफ करना, किडनी का ही काम है। तो किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो कितना प्रवाह होता है, तो 1200 सीसी होता है। ठीक है, 1200 सीसी होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लगभग एक इंसान जो है पूरे दिन भर में 1.5 लीटर के आसपास मूत्र आपके उत्पादित करता है। नेक्स्ट है इंसुलिन क्या है। इंसुलिन क्या है, आप सभी लोग सोच के बताइए। इंसुलिन क्या है, वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है। और कहाँ से ये आपके प्रवाहित होता है, अग्नाशय पेनक्रियाज से। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इंसुलिन जो है हार्मोन भी है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन भी है। देखिए यहाँ पर कहीं पर लिखा भी गया होगा, ठीक है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, इसमें से कौन आपके जो है हार्मोन है, RNA, इन्वर्टेज, एस्कॉर्बिक एसिड, इंसुलिन। तो हार्मोन कौन है, इंसुलिन है। हार्मोन जो है इंसुलिन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है। यहाँ पर पूछा था कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन प्रोटीन है। और क्या आपको बताएं कि हार्मोन भी है। और यहाँ पर पूछा कि हार्मोन क्या है, तो इंसुलिन है। और ये कहाँ से प्रवाहित होता है, तो पेनक्रियाज के बीटा सेल से, पेनक्रियाज के जो है बीटा सेल से प्रवाहित होता है। उसके बाद है महिला सेक्स हार्मोन है। तो इसमें आपके महिला सेक्स हार्मोन कौन है, तो एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन है ये महिला सेक्स हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। अच्छा प्रश्न है, जिसका इस्तेमाल जो आपके शहर में देखिएगा कि जो गाय पालते हैं ना, वो भी करते हैं दूध निकालने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो ऑक्सीटॉक्सिन निभाता है। ऑक्सीटॉक्सिन निभाता है। इसे सरकार बैन कर दी, फिर भी इलीगल तरीके से ये मार्केट में उपलब्ध है। और यहाँ पर इलीगल तरीके से यहाँ पर देखिए नाम लिखा भी गया होगा कि दूध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पीटोसिन कहते हैं। जो इंजेक्शन होता है उसे पीटोसिन बोला जाता है। इसे नोट कर सकते हैं, हो सकता है पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली है, किस हार्मोन में जो है आयोडीन मिली हुई है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। थायरोक्सिन में जो है आयोडीन मिली हुई है, थायरोक्सिन में आयोडीन मिला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में। तो जो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि है ये कहाँ पर स्थित है, तो मस्तिष्क में स्थित है। ठीक है, मस्तिष्क में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग के पास अगर घटना चक्र का बुक है मोटा वाला साइंस का, तो आप लोग से हम एक बात बोलना चाहेंगे कि जितना भी उसमें बायोलॉजी का फ़ोटो बनाया गया है, बायोलॉजी का जितना भी फ़ोटो बनाया गया है, आप लोग उसे एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि मैक्सिमम जो बायोलॉजी क्वेश्चन है आपको उस फोटो से देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो आप लोग को फोटो वहाँ पर एकदम क्लियर दिख जाएगा। उसके बाद है कि पौधा अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। पौधा जो है अपना पोषक तत्व जो है मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो मृदा से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण है होता है क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया इसे क्या बोला जाता है, तो इसे पावर हाउस बोला जाता है। इसे ऊर्जा का पावर हाउस बोला जाता है। उसके बाद एक प्रकाश संश्लेषण का उत्पोत्पाद है। जो प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस चीज़ को बाहर निकाल देता है, तो आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा ले लेता है, और पौधा को लगता है कि ऑक्सीजन बेकार पार्ट है, उसे बाहर निकाल देता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है
माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, परऑक्सीसोम में। तो क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा जो है एटीपी में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। और जो क्लोरोप्लास्ट आपको याद रखना है ये आपके पौधे में पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा भी आपको गया होगा। उसके बाद है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, जो कोशिका है उसका शक्ति स्रोत क्या है, तो उसका शक्ति स्रोत आपके माइटोकॉन्ड्रिया है। और जो क्रेब्स चक्र है ये कहाँ पर चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलता है। भ्रूण किस में होता है, भ्रूण जो है किस में होता है, तो भ्रूण जो है बीज में होता है, ठीक है, भ्रूण जो है बीज में होता है। पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, इसमें से कौन आपके प्रतिजैविक औषधि है, तो सल्फाग्वानिडीन, दूसरा है क्लोरेम्फेनिकोल। ये दोनों क्या है, प्रतिजैविक औषधि, ये दोनों आपके प्रतिजैविक औषधि है। तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रतिजैविक औषधि है इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो जल जनित रोग का, टाइफाइड एवं कॉलरा जो है जल जनित रोग का विशिष्ट उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पर एक बार आप पढ़ लीजिए इस पॉइंट को कि टाइफाइड तथा कॉलरा जल जनित रोगों की उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण कौन होता है, तो साल्मोनेला टाइफी होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है। तथा कॉलरा का कारण विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है। पीने के जल के उचित उपचार तथा इन्हें फैलाने से रोका जा सकता है। अगर पानी अगर साफ पीजिएगा तो इसे फैलने से रोका जा सकता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे यकृत लीवर आपके प्रभावित हो जाता है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति को जहर दे के मारा गया है तो उसका यकृत का ही टेस्ट किया जाता है, उसका लीवर का, उसका कलेजे का ही टेस्ट किया जाता है। फिर से बोलते हैं, एकदम देहाती भाषा में हम लोग जो यकृत है, लीवर, उसे कलेजे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मनुष्य के शरीर के किस भाग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, जो WBC है, इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा और तिल्ली, जिसे इंग्लिश में प्लीहा स्प्लीन बोला जाता है। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वाइट ब्लड सेल के बारे में याद रखिएगा कि इसे हमारे शरीर का गश्ती सेना या सेना भी बोला जाता है। जो वाइट ब्लड सेल है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उपलब्ध कराता है। अगर जिस भी व्यक्ति का वाइट ब्लड सेल जो है कम हो गया, कमज़ोर हो गया, एड्स में जैसे होता है, तो उस व्यक्ति जो भी व्यक्ति में अगर एड्स हो गया है, क्योंकि उसका जो वाइट ब्लड सेल वो कमज़ोर हो गया, तो ज़्यादा दिन तक आपके सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस धरती पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओकोजिन संबंधित है, तो ओकोजिन तपेदिस से संबंधित है, पीलिया से संबंधित है, कर्क रोग से संबंधित है, आंत्र ज्वार से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो कर्क रोग, जिसे कैंसर बोला जाता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला जो रेडियो समस्थानिक है वो कौन कौन है, तो फास्फोरस 32 है और कोबाल्ट 60 है। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग, अभी कर्क रोग को क्या बोले आपको, कैंसर उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है। तो इसे आप एक बार दोबारा देखिएगा कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जो कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार कर सकता है। तो इसमें आपको याद रखना है आयनी विकिरण, जो आयनी विकिरण है ये आपके जो कैंसर इसे उत्पन्न भी कर सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है, प्रणाली की जो है स्वपोषी क्रिया है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो जो शरीर का तापमान है कौन नियंत्रित करता है,
तो हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। ये पूछा गया है 2019 में और इसका पहले पूछा गया था 2018 में। उसके बाद है कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। लैंगिक जनन से जो है आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो जीन के सम्मिश्रण बिल्डिंग से होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से होता है, जीन के मिश्रण सफलिंग से होता है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया। बहुत ही अच्छा सवाल है कि डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया, तो ऑर्थर कोनबर्ग ने बनाया। ऑर्थर कोनबर्ग के द्वारा बनाया गया है। पार्किंसन क्या होता है, भूलने की बीमारी होता है। तो पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो आबिड कांसल को दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको कब दिया गया है, तो आबिड कांसल को जो है वर्ष 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनका संबंध जो है स्वीडन देश से इनका संबंध था, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। किस दिन जो है डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा कि 14 नवंबर को जो है डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे मधुमेह भी बोला जाता है डायबिटीज़ को। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सामर्थ है, तो उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा उसका नाम है। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन, वसा, अम्ल, क्षार। ये पूछा गया है 2022 में। अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो क्या होते हैं, अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अधिकतर एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता। किसकी कोशिका में जो है कोई आपके एंजाइम नहीं होता है, तो वायरस, विषाणु की कोशिका में जो कोई भी आपके एंजाइम नहीं होता है, जबकि लाइकेन, बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं जीवाणु, शैवाल, इन सभी के कोशिका में जो है एंजाइम होता है। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है, तो HIV एड्स के लिए। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो किस देश में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो जो जीवाणु है इसकी खोज लुबेन हुक के द्वारा किया गया है। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की है, ये पूछा गया 2022 में। तो पहली बार जो है टीकाकरण की शुरुआत जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा शुरू किया गया है, एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने जो 1796 में सर्वप्रथम टीकाकरण की शुरुआत की थी। उसके बाद नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है, तो किसके सहयोग से जो है जो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट पदार्थ है उसे उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, तो बैक्टीरिया के सहयोग से। ये हमारे पर्यावरण का मित्र भी होता है बैक्टीरिया, क्योंकि जो सड़े चीज़ होता है उसे समाप्त कर देता है बैक्टीरिया। उसके बाद नेक्स्ट है कणीय तत्व क्या है। जो कणीय तत्व है ये क्या है, ठोस अवशिष्ट है, वायु प्रदूषक है। तो जो एक कणीय तत्व होता है वो आपके एक वायु प्रदूषक है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। संवहनी वेस्कुलर
पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? दोबारा ध्यान से पढ़िएगा कि संवहनी पौधे में जो है पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम से, जाइलम से। तो किससे जाता है? जाइलम से जाता है, जड़ के माध्यम से जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है। सेल्सियस स्केल पर जो है मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट पर जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, लगभग में 98.4 फ़ारेनहाइट, अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद है कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप है। सिंपल सी बात है कि सर्वदाता वर्ग ग्रुप के अंतर्गत कौन आता है? ओ, ए बी, बी कौन आता है? तो सभी को ब्लड कौन दे सकता है? तो ओ जो है सभी को ब्लड दे सकता है। ओ जो है सभी को ब्लड दे सकता है, जबकि सभी से ब्लड कौन ले सकता है? तो ए बी जो है सभी से ब्लड ले सकता है। आगे देख लीजिए, लिखा गया है कि सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है, मतलब सभी से कौन सा जो ब्लड ग्रुप के व्यक्ति है ब्लड ले सकता है? तो ए बी जो है सभी से ले सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जो हड्डियों की पढ़ाई है विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार आपके विकसित होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया कि मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार पैदा होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। मनुष्य की जो खोपड़ी होता है उसमें कितनी हड्डियां हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है टोटल आपके 28 हड्डियां हैं। यहाँ पर आप नीचे देख लीजिए। कपाल में कितना है? तो 8 है, मुख में 14 है और कान में आपके 6 है। ठीक है, अगर कंठिका को जोड़ लीजिएगा तो 29 हो जाएगा, अगर कंठिका को नहीं जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के अनुसार वहाँ पर डिसाइड करना होता है। एक बार दोबारा, जो कपाल होता है, जो कपार होता है उसमें कितना है? 8 है, और जो आपका चेहरा है, मुख है, उस पर आपके 14 है और कान में 6 होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है तो ठोस होती है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा मनुष्य के पैर की हड्डी के बारे में। ठीक है, उसके बाद है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग होती है, तो लगभग कितना होता है? तो लगभग 206 होता है। ठीक है, तो इसमें से 206 कहीं भी है? नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? इसमें से कौन जो है मनुष्य का अवशोषी अंग नहीं है? तो देख लीजिए, निकटिटेटिंग पर्दा ये तो है। उसके बाद है कर्णपाली की कर्णभाग मांसपेशियां, ये भी है। सामने वाला चपटे दांत जो इंसिजर होता है ये आपके नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये भी आपके है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम है, और एंजाइम क्या है? तो एक प्रोटीन है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, तो वो कौन सा आपके विटामिन है? तो विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है, जो आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद इत्यादि में पाया जाता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध आपका है कैल्शियम, प्रोटीन, हाइड्रोजन। विटामिन सी तो किसका घटिया स्रोत है? तो जो विटामिन सी है उसका घटिया स्रोत कौन है?
दूध है, मतलब कि अगर दूध में विटामिन सी डाल दीजिएगा तो जो दूध है फट जाएगा, क्योंकि दूध में विटामिन सी पाया नहीं जाता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो आपने देख चुका है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। उसके बाद है इल्यूनिन प्राप्त होता है। जो इल्यूनिन किससे प्राप्त होता है, अच्छा सवाल है। इल्यूनिन किससे प्राप्त होता है तो डहेलिया की जड़ों से इल्यूनिन प्राप्त होता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो क्या है, जल है। ठीक है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्भव लगभग 2 वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो किस युग में थे, तो आधुनिक खोज से स्पष्ट हो गया है कि प्रोटोजोआ का उद्भव जो है 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, जबकि साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल इसका जो उद्भव है 2.3 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो जो निषेचन है ये आपके अंडवाहिनी में होता है। कहाँ पर होता है, अंडवाहिनी में होता है। यहाँ पर आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है, तो क्रो-मैग्नन जो है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। विकास का कारक क्या है, तो विकास का मेन कारक है प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण जो है विकास का मुख्य कारण है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। तो जो कवक पौधा होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है। तो जो आपके ध्यान रखिएगा कि कवक में अगर पर्णहरित नहीं पाया जाएगा तो इसे पादप वर्ग से बाहर कर दिया गया है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कवक को जो है पादप वर्ग समूह से बाहर कर दिया गया है क्योंकि इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसीलिए। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या बोला जाता है, तो जिसे जो है म्यूचुअलिज्म बोला जाता है। म्यूचुअलिज्म बोला जाता है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। विकास का कारण है। विकास का कारण क्या है, तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले गैस का नाम क्या है, तो एसिटिलीन और एथिलीन है। ठीक है, एसिटिलीन को अब बंद कर दिया गया है और जो एथिलीन है इसका कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीजों से, ठीक बात है। तना काट इसे भी मिलता है, तो इन दोनों से हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे ऑस्मोसिस बोला जाता है, प्रासरण बोला जाता है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है। जल से बाहर निकाले जाने पर जो है मछलियाँ मर जाती है। उसके पीछे कारण क्या होता है, वो श्वास नहीं ले पाती है क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। देखिए, ऑक्सीजन तो उपलब्ध है हवा में भी, लेकिन जो मछली ऑक्सीजन लेती है वो पानी से लेती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जहाँ जीव रहता है उसे सटीक जगह को कहते हैं। तो क्या बोला जाता है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को बोला जाता है आवास बोला जाता है। ठीक है, उसे आवास बोला जाता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो गंध के माध्यम से पहचानते हैं। एक दूसरे को जो है गंध के माध्यम से पहचानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में जो है कौन सी धातु होती है, तो लोहा होता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या बोला जाता है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस बोला जाता है। डायलिसिस बोला जाता है।
निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो किसकी कमी से जो है मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है। जैसे कि अगर पेनक्रियाज से जो है इंसुलिन का स्राव कम होगा तो हमारे शरीर में जो भी ग्लूकोज है, जो हम चीनी खा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? वो उसी प्रकार से रह जाएगा। उसके कारण हमारे शरीर में जो है मीठेपन का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा और हमारा शरीर जो है मधुमेह रोग से पीड़ित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया होगा कि इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है और इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स जो है किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है कि एड्स जो है विषाणु के द्वारा होता है। एड्स जो है वायरस के द्वारा होता है। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? HIV द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? तो एड्स है। ठीक है, एड्स है। निमोनिया एक संक्रमण है। तो तंत्रिका तंत्र, रक्त, त्वचा, फेफड़ा। तो इसमें आपको याद रखिएगा कि जो निमोनिया है उससे क्या संक्रमित होता है? तो निमोनिया से फेफड़ा संक्रमित होता है। जब कोरोना हुआ था तो मैक्सिमम जो व्यक्ति है उनका निमोनिया के कारण फेफड़ा संक्रमित हो गया। उसके कारण जो है वो व्यक्ति सांस नहीं ले पाता था। ठीक है, अगर सांस नहीं ले पाएगा तो आपको पता है कि शरीर में हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया वो काम नहीं करेगा, तो उसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धनता से पीड़ित हो सकते हैं। उसका पीछे क्या कारण है? तो उसका पीछे कारण है कि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि महिला में 2 गैप के जो है एक्स क्रोमोसोम होता है और पुरुष में एक एक्स और दूसरा वाई होता है। अगर महिला में एक्स वाहक है एक, तो दूसरा आपके उसे स्टेबल कर देता है। तो जो महिलाएं हैं वर्धनता रोग है उससे पीड़ित नहीं हो पाती हैं। जबकि पुरुष आपके उसमें केवल एक एक्स है, तो जो वाई है उसे स्टेबल नहीं कर पाता है, तो पुरुष जो है वर्धनता से पीड़ित हो जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, इसे नोट कीजिएगा। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो एक पेड़ से मिलता है। यहाँ पर छपा गया है, एक पेड़ से मिलता है, नोट कीजिएगा। एस्पिरिन किससे मिलता है? तो एक पेड़ से मिलता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है एस्पिरिन एंटीपायरेटिक दवाई, वेदना निवारक, दर्द निवारक में काम आता है। इन दवाइयों को बिलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। नोट कीजिएगा, जो इन दवाइयों को जो है बिलो वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेल नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा आपका जोड़ा सही सुमेल नहीं है। अस्कर्बी थायमिन, ये आपके गलत है। जो अस्कर्बी है विटामिन सी की कमी कारण होता है। ट्यूबरकुलोसिस ATS, ये आपके गलत है। टिटनेस BCG, ये भी आपके गलत है। तपेदित मलेरिया क्लोरोक्विन, ये आपके सही है। तो केवल आपके जो डी वाला ऑप्शन है ये आपके सही हो जाएगा। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए जो है नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसे प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। और नाइट्रोजन पूर्ति करने के लिए आपको याद रखना है कि जो कीटभक्षी हैं उसका भक्षण करते हैं। जो कीट है उसका भक्षण करते हैं, मतलब कीट को खाते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में खाली स्थान में भी मदद करता है। जो आपके पौधे का तना है भोजन के सभी हिस्से में वितरण करने के साथ साथ क्या क्या काम करता है?
तो भोजन के भंडारण, पौधे के आकार देना, प्रकाश संश्लेषण। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सिकोया जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन क्या है? तो एंटीपायरोटिक है, एंटीपायरोटिक है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? अच्छा सवाल है। किस वनस्पति खाद में जो है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, अधिकतम प्रोटीन होता है? तो अधिकतम जो प्रोटीन है सोयाबीन में होता है, ठीक है। अधिकतम प्रोटीन सोयाबीन में होता है। ऐसे प्रोटीन तो सब में होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अधिकतम, तो सोयाबीन हो जाएगा। उसके बाद है कि तना काट आमतौर से किस प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए, ठीक है, गन्ना के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेफलेसिया। क्या उसका नाम है? रेफलेसिया उसका नाम है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? हरगोविंद खुराना को जो है किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो जीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है, जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया है। हरगोविंद खुराना को जो आपको याद रखना है कि जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन है? अच्छा सवाल है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्कियोपेट्रिक्स है। आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है जिसके चोंच में ही दांत था। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो किस वर्ग में? तो आपको याद रखना है जो डॉल्फिन है इसे स्तनी में रखा जाता है। स्तनी का मतलब कि जो भी जीव अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उन्हें स्तनी में रखा जाता है, ठीक है, उन्हें स्तनी बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इनकी पहचान करें। तो किससे मरते हैं? तो आपको याद रखना है टीबी से मरते हैं, जिसे हिंदी में क्षय रोग बोला जाता है। टीबी जिसे हिंदी में जो है क्षय रोग बोला जाता है। और यहाँ पर से देख लीजिए कि भारत में क्षय रोग से जो है 2016 में 4.23 लाख लोगों की मृत्यु हुई। क्षय रोग का कारण जीवाणु होता है, इसे नोट कीजिएगा। क्षय रोग का कारण जो टीबी होता है उसका पीछे जीवाणु जिम्मेदार होता है। उनका नाम क्या होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। और क्षय रोग से क्या प्रभावित होता है आपसे पूछा जा सकता है। तो क्षय रोग से जो आपके फेफड़ा प्रभावित होता है। और निमोनिया कहाँ पर होता है? तो निमोनिया जो है फेफड़ा में ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि रात को जो है पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसीलिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है 128C, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी क्या है? ध्यान रखिएगा, सबसे मीठी चीनी इसमें से कौन है? तो फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठा है। फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठा है। यहाँ पर आप लोग इसे पढ़ भी सकते हैं। जो फ्रुक्टोज का अनुसूत्र क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। शर्कराओं में सबसे मीठा क्या है? तो फ्रुक्टोज है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। अच्छा सवाल है। कड़वाहट के लिए जो है मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन है? तो पीछे का भाग है। यहाँ पर देखिए ये मनुष्य का जीभ है, ठीक है, ये आपके मनुष्य का जीभ है। ये आपके आगे वाला पार्ट है, ये आपके दांत होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मानव जीव का जो अग्र भाग होता है, ये जो आगे वाला भाग है, ये क्या दिखाता है? मीठा दिखाता है। और जो पीछे वाला भाग है ये आपके कड़वाहट दिखाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये साइड वाला
पार्श्व किनारे जो ये आपके पार्श्व पीछे के जो आपका भाग है ये आपके खट्टा दिखाता है, ये आपके खट्टा दिखाता है। जो आपके आगे वाला भाग है ये आपके नमकीन को दिखाता है, ये आपके नमकीन को दिखाता है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद है कि मटर पौधा है, तो मटर एक शाक है, ठीक है। जो मटर है आपका एक शाक है और द्विबीजपत्रीय पौधा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, क्योंकि उनमें जो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। अरहर, मटर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, इन सभी में जो है आपके प्रोटीन पाया जाता है। और आपको याद रखना है कि ये जो सारे आपके हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु भी पाए जाते हैं इनके जड़ों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित होने के लिए उत्तेजित करने वाला एक अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो TSH है, TSH है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है। जो थायराइड ग्रंथि है इसकी कमी किसके कमी कारण होता है, सॉरी खराबी किसकी कमी कारण होता है, तो आयोडीन की कमी कारण जो है थायराइड ग्रंथि में खराबी आ जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता क्या हैं, तो इसमें आपको याद रखना है। तो उस समय हम जो है द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। मानव एवं अन्य जीव क्या है, तो सर्वाहारी है, मांसाहारी द्वितीय या गौण उपभोक्ता है। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उत्पादक कौन है, तो पौधा आपके प्राथमिक उत्पादक है। तो बायोलॉजी का टोटल आपके इसमें 136 प्रश्न को डिस्कस किया गया। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। देखिए मेरे से जितना भी संभव हो पाएगा उतना आपको हम हेल्प करने का प्रयास करेंगे 68th BPSC के लिए, ठीक है। तो आपको आगे जो 69th BPSC होगा उसमें भी ये वीडियो आपको काम करेगा। तो अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।